यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस नए साल में पहले आप सभी को जो है नववर्ष की शुभकामनाएं। और लास्ट टाइम मैंने आपसे जीएसटी के इंट्रोडक्शन में कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई जीएसटी में हमें कौन कौन सी डेफिनेशंस को याद रखना है, क्योंकि जीएसटी में जब आप आगे जाकर के पढ़ेंगे तो इन डेफिनेशंस का बहुत बड़ा रोल होगा और आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस डेफिनेशन में किसको कहाँ अप्लाई किया गया, शामिल किया गया, नहीं किया गया, तो ये डिफरेंस आपको करना। आज से जो हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। आप ये ना समझिएगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन है। आपको मैं बता दूं, इनकम टैक्स और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के लिए हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम जान पाते हैं कि हम टैक्स किस तरह से अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने इनकम टैक्स वाले में बताया था, आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करके कोशिश किया था। केवल ये नहीं होता है कि हमें क्वेश्चन आना चाहिए, ये होता है कि हमें वास्तव में अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। बाय द वे क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा थ्योरी का, वह भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो थ्योरी लिखने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ जीएसटी में तो आपको 2 प्रैक्टिकल या 3 प्रैक्टिकल ही मिलेंगे, आपको 2 तो थ्योरी अटेंड करनी ही होगी अगर 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल स्लाइटली ना लें कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें भी जब तक आप, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कॉपीज़ में जो बच्चे लिखते हैं वो कुछ भी लिखते रहते हैं, जबकि टैक्सेशन जो होता है वो ये कहता है पिन पॉइंट चलिए आप उसमें शामिल होने वाली चीज़ों को नहीं बताएंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ये बिल्कुल तय है। तो इसलिए आप अच्छे से समझें। यहाँ प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है कि इसका हमें नॉलेज हो सप्लाई, क्योंकि जो सप्लाई होती है उसी के आधार पर जीएसटी डिसाइड होता है। तो आज जो चैप्टर लेंगे हम वो क्या, आपूर्ति का अर्थ और क्षेत्र। सबसे पहले तो सप्लाई क्या है और उसके बाद इसकी स्कोप क्या है। सबसे पहले जो है सप्लाई का जो मीनिंग है, मैं बात करूँगा सप्लाई के मीनिंग। देखो सप्लाई का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो व्यवसाय है वह व्यवसाय की प्रगति। देखिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई के लिए कि हम सप्लाई कैसे मानेंगे उसे कि सप्लाई बिजनेस के लिए सप्लाई है या नहीं है। तो व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, ये होता है व्यवसाय की सामान्य प्रगति में क्या होनी चाहिए, ये सहायक होनी चाहिए, तब सप्लाई है। सप्लाई कब है, जब वो बिजनेस की जो डेवलपमेंट है उसमें वो क्या करे, हेल्प करे। अब बिजनेस के डेवलपमेंट में हेल्प करने का मीनिंग क्या होता है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में मैं फर्नीचर लेकर के आया, राइट, तो वो फर्नीचर निश्चित रूप से बिजनेस के डेकोरम को बढ़ा रहा है और बिजनेस को वो क्या करेगा और भी आगे लेकर के जाएगा। एक तो बिना फर्नीचर के बिना फर्निश्ड शॉप जो है, एक फर्निश्ड शॉप जो है, एक मैकेनिज्म के साथ शॉप जो है या बिजनेस जो है, एक बिना मैकेनिज्म का बिजनेस है, तो मैकेनिज्म निश्चित रूप से इस बिजनेस को क्या देगा, कहीं ना कहीं ऊंचाइयां देने का प्रयास करेगा। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि व्यवसाय की प्रगति में, व्यवसाय की गतिविधियों में क्या होनी चाहिए, सहायक होनी चाहिए। और इसी के साथ क्या होना चाहिए, कोई भी वस्तु यदि क्रय या विक्रय की जाती है, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी वस्तु यदि क्रय या विक्रय की जाती है और वो व्यवसाय की प्रगति में सहायक हो और प्रतिफल के बदले की जाए, देखिए दोनों बात इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होनी चाहिए और
प्रतिफल के बदले का मतलब उसकी एवज में कुछ ना कुछ पेमेंट भी होना चाहिए, तो ही वो सप्लाई है। मैं आपको बताता हूँ, व्यवसाय की सामान्य प्रगति में प्रतिफल के बदले किसी भी रूप में माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति। अब यहाँ ये और ध्यान देना है कि केवल माल नहीं, माल अथवा सेवा अथवा दोनों। आपको मालूम होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आप गुड्स को भी अगर इस तरह से लेन देन करते हैं या सेवाओं का भी इस तरह से लेन देन करते हैं कि वो व्यवसाय की डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो और किसी भी प्रतिफल के बदले हो, तो वही सप्लाई की कंडीशन में आएगा, वही सप्लाई में शामिल होगा। हमें सप्लाई ही देखनी पड़ेगी पहले और फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पर टैक्स कैसे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात करना, यानी कुछ पेमेंट दे करके और सेवाएं लेना, ये भी सप्लाई में शामिल होता है। आपकी सप्लाई में ना हो, सामने वाले की सप्लाई में होगा, तो आयात करना भी क्या है, सप्लाई का ही हिस्सा है। अनुसूची 1 में निर्दिष्ट गतिविधियां बिना प्रतिफल के। देखिए, कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आगे आकर के बताऊंगा आपको, इसका पूरा डिटेल इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि बिना प्रतिफल के भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ सेवाएं, कुछ वस्तुएं इस तरह की होती है जो कि सप्लाई में शामिल की जाती है। वो कौन सी होती है, जो मैं आपको आगे आकर के और फिर बताऊंगा, क्योंकि डिटेल से चलेगा इस चैप्टर में पूरा, ये आपको सप्लाई को एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सप्लाई की, वो हमको देखनी है भाई। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, व्यवसाय की डेवलपमेंट और प्रतिफल के बदले दो इंपॉर्टेंट चीजें है ये, और माल और सेवा अथवा दोनों, या तो माल या सेवा या दोनों, गुड्स सर्विस और बोथ यदि आदान प्रदान किए जाते हैं तो वो आपूर्ति की श्रेणी में शामिल होंगे। राइट। इसके अलावा मैंने कह दिया कि कुछ अनुसूची 1 में क्या है, ऐसी बातें दी गई है, उनको ध्यान देना होगा हमें। बिना प्रतिफल के भी वो सप्लाई में शामिल होगी, बताऊंगा आगे आकर के आपको 1 बाय 1, काफ़ी पॉइंट है इसके। अब आगे बात करें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में समझते जाइए आप। मैं 1 बाय 1 लाइन बोल करके आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा ध्यान होनी चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल अगर आपको सप्लाई के बारे में क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा। माल अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित व्यवहार ही आपूर्ति में सम्मिलित करेंगे। प्रतिभूतियों को माल नहीं माना जाता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। सुनिएगा ध्यान से, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज यदि परचेज सेल की जाती है तो उसको माल की श्रेणी में, आपूर्ति की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिएगा कि प्रतिभूति यदि जो है सेल आउट की गई है या लेन देन हुआ है प्रतिभूतियों का, तो वह इस आपूर्ति की स्थिति में शामिल नहीं होगा। परंतु आपको मैं पहले ही बता देना चाहूँगा कि आगे जाकर के आप देखेंगे कि प्रतिभूतियों को उपलब्ध कराने वाला भी तो होता है, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर आपसे प्रतिभूतियां खरीदना बेचने का सारे ट्रांजैक्शन करता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहे हैं वो क्या किसके बदले दे रहे हैं, सेवा के लिए। वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है आपको। ऐसी स्थिति में उसको सर्विस में कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बदले में उसने जो कमीशन वमीशन लिया है तो वहाँ वो उसके लिए आपूर्ति क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो आगे आकर के हम इसको भी और अच्छी तरह से देखेंगे। फिलहाल तो हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रतिभूतियों को माल में शामिल नहीं करते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। फिर आगे देखें, कर योग्य व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति ही आपूर्ति की श्रेणी में शामिल होगी। अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति इस अधिनियम में आपूर्ति नहीं होगी। एग्रीगेट टर्नओवर जब हम देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख है, जो भी लाख वो पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसके बाद वाले वीडियो में।
देखिए पर्सन का मतलब आप सब जानते हैं, फर्म, एक्चुअल, इंडिविजुअल, सब कुछ पर्सन है। ये कहता है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वह आपूर्ति कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो ही हम आपूर्ति की श्रेणी में लेंगे। यदि रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है तो फिर हम इसे आपूर्ति की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। करयोग्य व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति ही इसमें शामिल की जाती है, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई। इसके भी कुछ जो है आपको ड्रॉबैक्स मिलेंगे या कुछ इसके एक्सेप्शन बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी एक्सेप्शन है उनको दिमाग में रखना। बाकी सिंपल बात तो यही ध्यान रखनी है कि यदि वो टैक्सेबल पर्सन है तो ही आपको क्या करना है, उसको सप्लाई में शामिल करना है। नेक्स्ट देखें, टैक्सेबल पर्सन के लिए वो कह रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब कब कराना है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख यदि टर्नओवर होता है तो उस समय उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब 10 लाख किसके लिए, 20 लाख किसके लिए, 40 लाख किसके लिए, आपको जब टर्नओवर समझाया जाएगा तब इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अलग अलग तरह के व्यापारी होते हैं, उनका अलग अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उन क्राइटेरिया में आते ही उनको क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, राइट। तो इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ को। फिर अगर कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आपूर्ति के बदले पूर्तिकर्ता व्यक्ति को प्राप्त या वसूली योग्य वस्तु के रूप में प्रतिफल आवश्यक। देखिए प्रतिफल किसके रूप में हो सकता है, नकद भी हो सकता है या वस्तु के रूप में भी हो सकता है। आपूर्ति कही जाए, प्रतिफल नकद भी हो सकता है और किसी वस्तु के रूप में भी हो सकता है। जैसे एक फर्नीचर विक्रेता है और वह मशीन विक्रेता के पास गया और उसने मशीन विक्रेता को क्या करा, फर्नीचर दे दिया और वहां से कुछ मशीन ले आया। नकद देते लेते तो भी क्या कहलाती आपूर्ति, और अगर वस्तु में बार्टर सिस्टम है तो भी क्या कहलाएगा, आपूर्ति में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने तो इसको वस्तु ही दी है तो फिर आपूर्ति में कैसे शामिल होगी, बिल्कुल 100% ये सप्लाई में क्या होगी, शामिल की जाएगी, राइट। फिर अब एक चीज और जो मैंने आपसे बताई है, व्यवसाय के दौरान कहा था ना आपने शुरू में, गतिविधियां व्यवसाय की और प्रगति हेतु ध्यान देना कि आपूर्ति जब ही कही जाएगी, सप्लाई जब ही कही जाएगी जब व्यवसाय के ड्यूरिंग द बिजनेस एक्टिविटीज अगर सप्लाई की गई है तो ही सप्लाई कहलाएगी, या बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी तो ही सप्लाई कहलाएगी। जैसे पर्सनल कार खरीदते हैं हम और पर्सनल कार खरीद के हम कहें कि हम इसे सप्लाई में शामिल करें तो ये सप्लाई नहीं, क्योंकि वह बिजनेस के काम में नहीं आ रही है, बिजनेस के दौरान में नहीं है, बिजनेस के उपयोग के लिए भी। हाँ, कार से अगर आप कलेक्शन करने जा रहे हैं, कार से आप इजी गोइंग 4-5 मीटिंग कर लेते हैं एक ही जगह, हाँ फिर वो बिजनेस के लिए काम में आने वाली होगी ना उसको, बिल्कुल आप बिजनेस के काम में ले सकते हैं उसको। तो फिर आप जैसे रेफ्रिजरेटर है तो आप कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पे देखेंगे तो वो रेफ्रिजरेटर क्या कहलाएगा, सप्लाई की श्रेणी में शामिल होगा, क्योंकि व्यवसाय के दौरान और व्यवसाय की प्रगति के लिए है। परंतु अगर किसी के कपड़े की दुकान है और उसके रेफ्रिजरेटर लग रहा है, फिर वो उसकी व्यवसाय की प्रगति में क्या बोले, वो ठंडी हवा तो ना दे रहा गेट खोल करके कि भाई ये गेट खोल दिया रेफ्रिजरेटर का तो ग्राहकों को ठंडी हवा आ रही है, ना ना ना, ऐसा नहीं। तो वो व्यवसाय के दौरान और व्यवसाय की काय के लिए होना चाहिए, प्रगति के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ऐसी आपूर्ति जिसमें इस अधिनियम के तहत कर लगाया जाता हो वही आपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी, करमुक्त आपूर्ति को शामिल नहीं करेंगे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान देना है कि इस अधिनियम के तहत यदि जीएसटी में शामिल होता है तो ही हम उसको आपूर्ति में शामिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और डीजल अभी जीएसटी में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। जब पेट्रोल और डीजल जीएसटी में सम्मिलित ही नहीं है तो फिर आप उसे सप्लाई में कैसे जोड़ सकते हैं, वो तो करमुक्त आपूर्ति होगी, उसको शामिल नहीं किया जाएगा, राइट। जीएसटी में शामिल होने वाले होने चाहिए। आपूर्ति करयोग्य क्षेत्र में होने पर ही सम्मिलित की जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सप्लाई भी आप तभी करोगे सम्मिलित जब वो करयोग्य क्षेत्र में सप्लाई होगी। जैसे हमने हमारे यहाँ से निर्यात कर दिया वॉशिंगटन पे जीएसटी अप्लाई है क्या, कतई नहीं है। आप देखें न्यूयॉर्क में जाकर के अगर माल बिक रहा है तो वहां पर हमारी जीएसटी अप्लाई नहीं है। तो यानी आपूर्ति भी जब भी आपूर्ति कहलाएगी जब वो किस क्षेत्र में की जाएगी,
कर योग्य क्षेत्र में, कर योग्य क्षेत्र का मतलब जहां जीएसटी रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर को शामिल करते हुए जीएसटी अप्लाई है, तो यहाँ के सारे क्षेत्रों को क्या माना जाएगा, अगर सप्लाई करते हैं यहाँ के सारे क्षेत्रों में तो उसको सप्लाई की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो आपको सप्लाई डिसाइड करने में काम में आएंगे। जब आप देखेंगे कि भाई हम सप्लाई को पढ़ रहे हैं, सप्लाई का टोटल कर रहे हैं और उस सप्लाई के ऊपर ही क्या रहेगा, टैक्स कैलकुलेट होगा, तो वहाँ आपको ये बेसिक रूल्स जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आपको ध्यान रखने होंगे। आगे मैं बात करूँ आपूर्ति के क्षेत्र की, आगे हम क्या डिस्कस करें, आपूर्ति का क्षेत्र। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप वन बाय वन सारे बिंदुओं को लेते चले। यहाँ पर जो है पूरा एक्सप्लेनेशन है 2-3 पन्ने का, जो कुछ पॉइंट्स को मैं अभी लेकर के चलता हूँ। जीएसटी जो एक्ट है उसमें आपूर्ति को कराधान घटना कर योग्य क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल कर योग्य क्षेत्र में सप्लाई को ही देखा जाएगा, सप्लाई यदि कर योग्य में नहीं आ रही है तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा भाई। तो इसलिए कर योग्य घटना क्या चीज़ है, कर योग्य घटना का मतलब टैक्सेबल इवेंट, और उस इवेंट के ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल इवेंट कौन सी कहलाती है, जो सप्लाई टोटल आती है वो टैक्सेबल इवेंट कहलाती है। इसलिए सप्लाई को क्या माना गया है, इसमें टैक्सेबल इवेंट माना गया और उसी पर टैक्स की क्या की जाएगी, कैलकुलेशन की जाएगी। अतः आपूर्ति पर कर देयता का निर्धारण से पूर्व यह निर्धारण करना आवश्यक होता है कि माल या सेवा का कोई व्यवहार आपूर्ति की श्रेणी में आता है या नहीं। हमें डिसाइड यही तो करना पड़ेगा, क्षेत्र का मतलब यही होता है। पिक्चरों में सुना होगा ना आपने कि नए जो कई खलनायक ये कहते रहते ये मेरा एरिया है, तुम मेरे एरिया में कैसे आ गया, दो तरफ से डॉन लड़ते हैं, ये मेरे एरिया का है। वो एरिया का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर सोचें इसको, इस क्षेत्र को स्कोप से भी अगर लें तो स्कोप का भी मीनिंग ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आपूर्ति के क्राइटेरिया में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ये डिसाइड करने के बाद ही आप क्या करेंगे, सप्लाई को टोटल करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखें दूसरी बात, अगर सप्लाई इनवैलिड है, अगर सप्लाई इनवैलिड है तो भी वो सप्लाई है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यदि अवैध व्यापार है और उससे कोई आय आ रही है या अवैध आय आ रही है तो भी टैक्स देना पड़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पर अवैध सप्लाई है तो भी टैक्स देना ही पड़ेगा आपको। टैक्स से मुक्ति नहीं मिल सकती है अवैध सप्लाई के आधार पर, ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी होती है। अब कुछ एलिमेंट्स की बात मैं यहाँ पर करूँगा वन बाय वन, जो एलिमेंट्स डिसाइड करेंगे कि आपूर्ति का क्राइटेरिया है या नहीं है, मतलब सप्लाई का क्राइटेरिया है या नहीं है। यदि सप्लाई का क्राइटेरिया है तो टैक्स लगेगा, क्राइटेरिया नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो वेरियस पॉइंट्स के आधार पर हम इसको देखें। सबसे पहले माल और दूसरा है सेवा। देखें हम जानते हैं गुड्स और सर्विस। देखिए गुड्स में वह सभी गुड्स शामिल किए जाएंगे जो बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए हैं, परंतु प्रतिभूतियों को छोड़कर। किसको छोड़कर? प्रतिभूति, सिक्योरिटीज को आपको क्या करना है, शेयर एंड सिक्योरिटीज को बिल्कुल छोड़ना है, उसके अलावा माल में आया। फिर कहें सर्विस, तो सर्विस प्रोवाइड करवाना है तो नगद के बदले या किसी और सेवा के बदले यदि सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है तो वो सारी सर्विस किस क्राइटेरिया में आएगी, सप्लाई के क्राइटेरिया में आएगी। देखें मुद्रा और प्रतिभूतियों को छोड़, मुद्रा और प्रतिभूति, अच्छा मुद्रा का लेन देन भी सप्लाई नहीं कहलाता है। जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, आपने वापस मुझे 1,20,000 दे दिया, दिस इज नॉट द एरिया ऑफ सप्लाई। यहाँ ये सप्लाई में शामिल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पैसा लिया और पैसा वापस दे दिया, कोई प्रगति विगति इसमें काम नहीं आती, राइट। किसी प्रकार का डेवलपमेंट बिजनेस का नहीं है, बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, इसलिए आपको इसको, और प्रतिफल के बदले भी नहीं है, प्रतिफल के बदले भी नहीं है। आप सोचेंगे आप 20,000 रुपये प्रतिफल है तो 20,000 रुपये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो उसकी पर्सनल इनकम टैक्स है, नॉट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है। यहाँ पर हम सर्विस टैक्स वो जरूर कह सकते हैं कि ब्याज पर पैसा लेने का काम ही करता है कोई आदमी, तो वो सेवाएं प्रोवाइड करवा रहा है तो वहाँ जीएसटी की श्रेणी में आए, कोई इसमें दो राय नहीं। फिर आगे और चल संपत्तियाँ छोड़कर सभी प्रकार की चल संपत्तियाँ माल में सम्मिलित होती है। जो मूवेबल एसेट्स है किस किस को छोड़कर, कैश को और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़कर के बाकी सब सप्लाई क्राइटेरिया में आए। वगैरह प्रतिभूतियों के लेन देन की व्यवस्था करने या अन्य सुविधा प्रदान करने को सेवा माना गया
गया है, बशर्ते पृथक से कोई प्रतिफल लिया गया हो, जैसे दलाली कमीशन। आप सुने ध्यान से, आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी एवज में यदि किसी प्रकार का कमीशन या दलाली गई है तो उसी सर्विस माना जाएगा, उसी सर्विस टैक्स में शामिल किया जाएगा। उसके ऊपर दर निश्चित है, वो दलाली अलग से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे ट्रांजेक्शन में ही वो शामिल है, ऐसा नहीं, ट्रांजेक्शन का हिस्सा नहीं हो सकता, वो दलाली अलग से हो तो आप उसको शामिल करेंगे सब। फिर देखिए सर्विस में क्या क्या है, माल मुद्रा प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य सभी को सेवा में शामिल किया गया। देखो माल और छोड़ दो, मुद्रा प्रतिभूतियां तो आपने छोड़ ही रखी है, माल को भी छोड़ दो तो वो क्या बन जाएगी, उनके लेन देन को हम क्या कहेंगे, सेवा में शामिल करेंगे। इसमें प्रतिफल के बदले मुद्रा को परिवर्तित करना व प्रतिभूतियों का लेन देन करवाना भी सेवा माना गया है। अब सुनो ध्यान से, इंडिया में कोई फॉरेनर आता है और वो अपनी फॉरेन की करेंसी लाता है, क्या इंडिया में चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। अब ऐसी कंडीशन में वो अपनी करेंसी को क्या करवाएगा, कन्वर्ट करवाएगा पहले। इस कन्वर्ट कराने के बदले जो प्रतिफल लिया जा रहा है, तो ये कन्वर्ट कराना भी क्या है, सेवा का पार्ट है। ये कन्वर्ट कराना भी क्या का पार्ट है, सेवा का पार्ट है। इसी प्रकार प्रतिभूतियां उपलब्ध कराना, बेचना, खरीदना दलाली कमीशन के बदले, ये भी क्या है, सेवा में शामिल किया जाता है। राइट, फिर देखिए ये कह रहा माल और सेवा की आपूर्ति किसी भी रूप में हो सकती है। अभी किसी भी रूप में 1 2 आपके पॉइंट है, बिक्री व हस्तांतरण, सेल और ट्रांसफर। माल या सेवा का विक्रय भी किया जा सकता है और हस्तांतरण भी किया जा सकता है। अब विक्रय और हस्तांतरण में क्या मतलब, क्या अंतर है? तो यहां पर सुने आप, प्रतिफल के बदले किया गया स्वामित्व व अभिग्रहण भौतिक रूप से सुपुर्द करना बिक्री कहलाता है। बिक्री में तो हम क्या करेंगे, भौतिक रूप से किसी वस्तु को क्या करते हैं, दे दें। माल का स्वत्वाधिकार किसी दस्तावेज के माध्यम से करना हस्तांतरण कहलाता है। आप समझेंगे हस्तांतरण कैसे, आप समझेंगे। कोई बिल्डिंग है मेरे पास, तो मैं क्या बिल्डिंग उठा करके ले जाके देता हूँ क्या किसी को? मैं स्वामित्व का हस्तांतरण ही तो कर सकता हूँ, उसको बेचूंगा तो। भाई किसी बिल्डिंग को अगर सेल आउट किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण ही तो होता है। माल का हस्तांतरण थोड़ा होता है कि ले जाओ साहब, इसको ले जाओ आपके घर, ऐसा तो संभव ही नहीं है। वहाँ स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। तो ऐसा हस्तांतरण या माल की बिक्री, फिजिकल रूप से ट्रांसफर करना, या फिर क्या करना, स्वत्वाधिकार मतलब कानूनी रूप से ट्रांसफर करना, ये दोनों ही किसकी श्रेणी में आएंगे, माल व सेवाओं की आपूर्ति। फिर कह रहा बार्टर या एक्सचेंज। अब बार्टर क्या है और एक्सचेंज क्या है, आप बता सकते हैं कि मेरे को डिफरेंस बार्टर और एक्सचेंज की? बहुत माइनर डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। बार्टर का मतलब है मेरे पास इनकम टैक्स की किताब है और आपके पास कॉस्टिंग की किताब। आपको नीड है इनकम टैक्स की किताब की और मुझे नीड है कॉस्टिंग की किताब की। मैंने आपसे कॉस्टिंग की किताब ले ली और आपको इनकम टैक्स की किताब दे दी। दैट्स ऑल, दिस इज द बार्टर सिस्टम, राइट। दूसरा ये कह रहा है बार्टर के बाद एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या है वो सुनिएगा। आपके पास 12th की अकाउंटेंसी की बुक है और मेरे पास फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट की बुक है। आप चाहते हैं कि मैं आपको फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट की बुक दूं और आप मुझे आवश्यकता है किसकी, 12th की बुक की। परंतु मैं सोच रहा हूं कि दोनों के बीच में रेट का गैप है। रेट का क्या है, गैप है। अब रेट का गैप है तो उतना नगद हस्तांतरण भी होना चाहिए। जैसे आपकी किताब तो है 50 रुपए की, मेरी किताब है 250 रुपए की, तो यहाँ 200 रुपए नगद और किताब आप मुझे देंगे। जब मैं आपको क्या करूँगा, 250 रुपये से 200 रुपये नगद और 50 रुपये की किताब आप देंगे। जब मैं आपको कॉर्पोरेट की किताब वापस क्या करूँगा, दूंगा। तो ये कहलाता है क्या, हस्तांतरण और ट्रांसफर, एक्सचेंज, सॉरी, इसको क्या कहेंगे, एक्सचेंज। तो बार्टर में एक्सचेंज में फर्क है। बार्टर में कैश का नहीं सिस्टम होता है, पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। अगर आप पुराने जमाने की बात करेंगे तो वहाँ बार्टर सिस्टम हुआ करता था। एक्सचेंज सिस्टम अलग है। एक्सचेंज में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो भी पे करना। फिर इसी के बाद है लाइसेंस, पट्टा और किराया। लाइसेंस, पट्टा और किराया क्या, तो ये कह रहा है कि चाहे प्रयोग के अधिकार सहित हो या प्रयोग के अधिकार रहित हो, सेवा की पूर्ति कहलाएगी। जो किराए पर देना, लीज पर देना, ठीक है,
कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, तो वो सब क्या है, किराए पर देना, लीज पर देना, लाइसेंस ट्रांसफ़र करना, ये सभी क्या हैं, सेवा की श्रेणी में आएंगे। तो जीएसटी इन पर अप्लाई होगा, आपूर्ति में शामिल किए जाएंगे, सप्लाई में शामिल। अब देखिए इसके बाद माल, दूसरी जो आपकी कंडीशन है, माल व सेवा का होना आवश्यक है। पहले तो आपने माल देखा, अब सेवा का डेफिनेशन भी देख लिया, ये बात तो अलग होगी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, माल अथवा सेवा की आपूर्ति प्रतिफल के बदले की जाए। जो दूसरा क्षेत्र है वो कैसे तय होगा, प्रतिफल को देखकर कि माल और सेवा की जो आपूर्ति है वो किसके बदले में, प्रतिफल के बदले में। अब आप प्रतिफल को क्या समझते हैं, क्या प्रतिफल का मतलब नकद है? ना, प्रतिफल का मतलब तो केवल उसका रिवार्ड है, वो कैसे भी हो सकता है। ये नहीं है कि प्रतिफल का मतलब नकद ही होता है, कभी नहीं होता है। प्रतिफल का मतलब क्या होता है कि उसके बदले में कुछ दिया जाए, तो भी वो प्रतिफल ही है। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स पर यहाँ डिस्कस करेंगे कि प्रतिफल मॉनेटरी वैल्यू या किसी भी प्रकार की थिंग्स, कोई भी वस्तु दे सकते हो आप, या मॉनेटरी मुद्रा दे सकते हो, रुपए दे दो, चाहे उसकी जगह कोई वस्तु दे दो, तो वो प्रतिफल कहलाएगा। प्रतिफल सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी। ये कह रहा है कि प्रतिफल किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ पढ़ाने की, क्या आप प्रतिफल दे रहे होगे? आपकी फीस से तो शायद मेरे 1 महीने की पेमेंट भी ना हो। प्रतिफल कौन दे रही है? सरकार। प्रतिफल कौन दे रही है? सरकार। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ? सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सर्विस कोई प्रोवाइड कराए, पेमेंट कोई भी करे, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो रिवार्ड है, ये जो कंसिडरेशन है, वह कंसिडरेशन डायरेक्टली उसी व्यक्ति से मिले। कहीं से भी मिले वो कंसिडरेशन, वो किस में आएगा? सर्विस में आएगा। फिर आगे देखिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सहायता प्रतिफल का भाग नहीं होती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से या किससे, स्टेट गवर्नमेंट से किसी प्रकार की सब्सिडी मिल रही है, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। ये सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट कभी भी नहीं होती। जैसे मैंने 2 लाख रुपए का एक सोलर प्लांट लगवाया और उस 2 लाख रुपए के अंदर गवर्नमेंट ने मुझे जो है 30% की सब्सिडी दी, 60,000 रुपए दिए, तो प्रतिफल नहीं है। मेरा वो सोलर प्लांट 1,40,000 का ही कहलाएगा। है 2 लाख का ही, पर क्या मिल गई? सब्सिडी। तो सब्सिडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस, राइट, ऑफ कंसिडरेशन, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया अग्रिम प्रतिफल का हिस्सा, परंतु जमा प्रतिफल का हिस्सा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से। सप्लायर है, सप्लायर को आपने कहा ये लो 50,000 रुपये एडवांस ले लो और मुझे ये माल आप इतनी तारीख को क्या कर देना, भेज देना, राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ 50,000 रुपये एडवांस ले लिए प्रतिफल और 2 लाख रुपए आपने फिर दे दिए और माल आपके पास आते आपने 2 लाख रुपए और पहुँचा दिया, तो पूरा प्रतिफल 2.5 लाख कहलाएगा। पर सुनिएगा ध्यान से, आपने टेंट हाउस से 100 कुर्सियाँ अपने यहाँ प्रोग्राम के लिए मंगाई। वो आपको नहीं जानता था, उसने कहा भाई साहब 100 कुर्सियों की कीमत आज की तारीख में 200 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये होती है। आप 20,000 रुपये मेरे पास क्या कर दो, जमा करा दो और कुर्सियाँ ले जाओ। अब ये पैसा जमा है, दिस इज नॉट द एडवांस। ये उसकी कीमत उसने क्या करी है, अपने पास रखी है, किसके रूप में? सिक्योरिटी के रूप में। जैसे ही आप वापस कुर्सियाँ लाओगे तो वो ये नहीं कि पूरे 20,000 रुपये रख लेगा, वो उसमें से 200-500 रुपये किराया काट के बाकी पैसे आपको वापस देगा। तो जमा में और अग्रिम में बहुत फर्क है। एडवांस और डिपॉजिट में बहुत फर्क है। एडवांस का मतलब तो ये हो गया कि उसी पेमेंट का कोई हिस्सा है जो आप पहले दे रहे हैं, बाकी बाद में दे देंगे। जमा का मतलब ये नहीं है, डिपॉजिट का मतलब ये नहीं है। डिपॉजिट का मतलब जस्ट क्या है कि आपने डिपॉजिट कराया, बाद में आपको वापस क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा वो डिपॉजिट। तो डिपॉजिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, राइट। अब ये कुछ स्थितियां ऐसी बता रहा है जो जरा बिना प्रतिफल के आपूर्ति के क्षेत्र में आने वाली गतिविधि, मतलब ये बिना प्रतिफल के होगी, कंसिडरेशन नहीं होगा, पर कहलाएगी क्या? सप्लाई। कहलाएगी क्या? सप्लाई कहलाएगी। ऐसी परिस्थितियों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज को भी देखना होगा। देखें, व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण अथवा निस्तारण भले ही बिना प्रतिफल हो, आपूर्ति माना जाए। सुनो क्या कह रहा है, व्यावसायिक संपत्तियों का चाहे बिना प्रतिफल के हस्तांतरण किया हो, चाहे प्रतिफल के बदले हस्तांतरण किया हो,
आपको उसको सप्लाई मारना ही पड़ेगा। यह केवल तभी जबकि ऐसी संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपूर्ति वही कहलाती है जो आपको बिजनेस को क्या करे, बढ़ावा देने के लिए काम में आए, बिजनेस की प्रगति में काम में आए, प्रतिफल के बदले दिया जाए, राइट। अब ध्यान से देखो, आप इसी की बात मैं बता रहा हूँ आपके कि बिजनेस, मैंने कहा ना आपसे कि फर्नीचर खरीदा साहब, अब ऐसे ही आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, दुकान खरीद ली मान लिया, और आप उस प्रेमिसेस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपने उस दुकान को परचेज कर लिया, तो वो परचेज करना आपूर्ति सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। वहां आपको सर्विस टैक्स जीएसटी देना पड़ेगा, और उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्या कर लिया, वसूल कर लिया। कैसे? मैंने जीएसटी दिया जैसे 1 लाख रुपए का, अब मैंने मालवाल बेचा, मालवाल बेच के मैंने कलेक्ट किया कितना, 4 लाख रुपए। 4 लाख में से मैं उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या ले लूँगा, छूट ले लूँगा, और बाकी का 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। मैंने उस टैक्स की छूट ली है कि नहीं ली है? ली है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो कन्फर्म जब मैं उसे बिना प्रतिफल के भी हस्तांतरण करूंगा तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के कारण वो सप्लाई की श्रेणी में आएगा। हाँ, यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता मैं उसके ऊपर, तो फिर वो सप्लाई की श्रेणी में नहीं आता। और कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं है कि बिजनेस के लिए कोई संपत्ति खरीदे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ना ले। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने 1 लाख चुकाया और आपने 2 लाख वसूला, तो आप गवर्नमेंट को अब 1 लाख ही पेमेंट करो, क्योंकि एक तो आप पहले ही दे चुके हो और एक और दे दो। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको पहले एक वीडियो में इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा लिया है तो अगर ऐसी व्यवसायिक संपत्ति का हस्तांतरण बिना प्रतिफल के भी किया जाए तो भी किसकी श्रेणी में आएगा, सप्लाई की श्रेणी में। फिर आगे देखिए, संबंधित व्यक्तियों अथवा भिन्न व्यक्तियों के मध्य बिना प्रतिफल के आपूर्ति के अगर सप्लाई की जाए, संबंधित व्यक्तियों से मतलब क्या है, रिश्तेदार वगैरह या रिलेटेड है, वो उसका एजेंट है या वो उसका वहाँ पर क्या है प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, और बिना प्रतिफल के हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी ये सप्लाई में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आधा भाग और जो बचा है वो बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।